चलिए अपने टॉपिक शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आखिरी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर के फर्स्ट हाफ में इन्होंने कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं जो अपने डिस्कस करेंगे आज, और लास्ट हाफ में ना कुछ केस स्टडीज़ है, स्वॉट एनालिसिस और वो सब है, वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा क्योंकि आपने बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ ली है, तो एक एक पढ़ के आना और कल समझाना। तो फिर वो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन लेवल पे रखेंगे। अच्छी केस स्टडीज़ है, अमूल है, स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, तो ये सब तो आपको रिलेट भी हो जाएंगे। देख लो कौन कौन सी, और ये सब मॉड्यूल की है, मैंने खाली उसकी लैंग्वेज ठीक की है, बाकी टॉपिक्स मॉड्यूल के रखे उन्होंने। ज़ारा है, मैकडोनल्ड्स है, अमूल है, फिर स्टारबक्स, ये केलॉग्स है। केलॉग्स केस स्टडी नंबर 5 जो है वो केलॉग्स की है, कॉर्नफ्लेक्स वाला ब्रांड, और अश्वमेधा करके भी एक है। तो ये सब के बारे में डिटेल दे रखी है। चलिए तो पहले जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मैनेजमेंट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मतलब सबका एक ही है। मेन बात यह है कि जिस तरीके से आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, प्रोडक्शन आप जिस मेथड से कर रहे हो, जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वो प्रोसेस एक पॉइंट के बाद आउटडेटेड होने लग जाता है। और अगर आप सेम प्रोसेस सालों साल तक कंटिन्यू रखोगे तो गारंटी है कि एक पॉइंट के बाद ना फिर और कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, नए प्लेयर्स, नई कंपनीज जो नई मेथड्स के थ्रू आते हैं मार्केट में, वो बाहर हो जाते हैं, मतलब वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपको अगर बिज़नेस को मेंटेन रखना है और पेस पे कंटिन्यू रखना है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिज़नेस के प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना ज़रूरी है, मतलब पूरा टर्न अराउंड करो, नई मशीन्स लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, काम करने का तरीका बदलो। वो अपने काइजन वाला देख रहे थे कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते जाओ जिससे एफिशिएंसी बेटर होती जाए। तो ये सारा जो कंसेप्ट है दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग या री इंजीनियरिंग वैसा हो गया। तो वो पॉइंट पे बात चल रही। अब मैं रिसेंटली अभी वो टाइटन की जो अपनी वॉचेज़ है ना, उसके ऊपर एक सीरीज़ आई है अमेज़ॉन पे, तो अच्छी सीरीज़ है, रिसेंटली मैंने कंप्लीट की। तो वो स्टोरी वैसी है कि भाई टाइटन कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना, क्या चैलेंजेस आए, कितना उनको एफर्ट करना पड़ा, और तब जो HMT ब्रांड था, जो सरकारी कंपनी थी और इंडियन मेड वॉचेस थी, तो एक ही कंपनी थी जो इंडिया में वॉच बना पा रही थी, दैट वाज HMT, बट उनका भी फॉरेन कोलैबोरेशन था, तो टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही थी, असेंबलिंग ब्रांडिंग यहाँ पे हो रहा था, लेकिन कोर इंडियन कंपनी नहीं थी। अब वो जो टेक्नोलॉजी पे वॉच बना रहे थे वो मैकेनिकल वॉचेस थी, आपको मैन्युअली वो चाबी सेट करनी पड़ेगी, टाइम सेट करना पड़ेगा। और अभी अपन जो क्वार्ट्ज वाली वॉचेस या बैटरी वाली वॉचेस यूज़ कर रहे हैं वो तब वो लोग नहीं बनाते थे। अब मोनोपोली थी। अब उसमें बिजनेस एस्पेक्ट्स है, सीरीज़ में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए, तो ऐसे इंटरेस्टिंग भी थी कि भाई मोनोपोली है, सरकारी कंपनी है, कंपटीशन कोई नहीं है, इंडियन ब्रांड्स में एक ही नाम है, तो इनोवेशन के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। अब बोला जब ये लोग रिसर्च करने लगे टाटा ग्रुप वाले कि हमें वॉचेस बनानी है, तो दे वर डूइंग द रिसर्च कि कौन सा तरीका अच्छा है, तो एक मैकेनिकल वॉच ही बनाए हम लोग। अब मैकेनिकल बनाएंगे तो HMT से डायरेक्ट कंपटीशन, जो मार्केट में 90% शेयर लेके बैठा है, आप उसे पंगा लेने जा रहे हो, जबकि आपकी कोई गुडविल और बैकअप इस फील्ड में नहीं है। नो डाउट टाटास का नाम बहुत बड़ा था तब, लेकिन उसके कंपैरिजन में कि उस फील्ड में तो ऑलरेडी वो राजा है सामने वाला, तो आप कैसे रास्ता बनाओगे। दूसरा पॉइंट हो गया कि दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर रिसर्च करें तो एक स्कोप बनता है। अब जो क्वार्ट्ज की टेक्नोलॉजी है या बैटरी वाली जो घड़ियाँ हैं वो तब तक मार्केट में उतनी थी नहीं, HMT खुद बना रहा था, बट वो उनके पोर्टफोलियो में खाली 3 से 5% उसकी क्वांटिटी थी, 90% वो लोग मैकेनिकल वॉचेस ही बेच रहे थे। लोगों को मैकेनिकल वॉचेस की आदत थी, डिज़ाइंस लिमिटेड थे, कंपनी एक ही थी, चल रहा था। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम सेम चीज़ करेंगे तो उनकी जगह लेना तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना ट्रस्ट वैल्यू है लोगों में कि लोग चेंज करेंगे ही नहीं, कोई चांस नहीं। तो या तो आप कोई दूसरी कैटेगरी के थ्रू एंटर करो या कुछ तो उनसे अलग करो ताकि एक वेरिएशन आ जाए वैसा। तो उनका मैनेजमेंट बोलता है कि हमें ये डिसीजन नहीं लेना कि हम उनके साथ कॉम्पीट करेंगे, लेकिन जिस टेरिटरी में वो काम नहीं कर रहे
हम उसमें जाएंगे। बोले क्वार्ट्ज वाली जो वॉचेज़ हैं वो लोग नहीं बना रहे, उनका फोकस भी नहीं है, वो बेचना भी नहीं चाहते। तो लेट्स चेक कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। अब उनकी रिसर्च टीम पूरा रिसर्च करती है, तो बोले सर एक्चुअली देखा जाए तो मैकेनिकल वॉचेज़ एक पॉइंट के बाद तो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, क्योंकि क्वार्ट्ज वाली वॉचेज़ जो है वो लॉन्ग टर्म है, उसकी बैटरी लाइफ 2 से 3 साल तक सेल ख़राब नहीं होता है, आपको बार बार टाइम सेट नहीं करना पड़ता है, वो परपेचुअल है, प्लस जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मैकेनिकल वॉच से आधे हैं। तो बोले इट इज़ द फ्यूचर। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपकमिंग टेक्नोलॉजी या नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे आप फोकस करो। अब ये चीज़ HMT के माइंड में नहीं थी, उनको ऐसा था यार हम ही राजा है, क्या फ़र्क पड़ता है, जो चल रहा है चलना है, तो पब्लिक खरीद तो रही है। बट इन्होंने क्या किया, कंपटीशन देने के बदले एक नई ही टेक्नोलॉजी पूरी लेके आ गए। अब जब टाइटन ने इतने स्ट्रगल के बाद वो चीज़ लॉन्च की, लोगों को पहले समझ नहीं आई, बोले नहीं मैकेनिकल वाली ठीक है, ये सब क्या है, क्वार्ट्ज क्या होता है हमको मालूम नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आने लगा और सेम प्राइस पॉइंट पे आपको मैकेनिकल के बदले ऑटोमेटेड वॉच मिलने लगी और मार्केट शिफ्ट होने लगा, तो वो पॉइंट पे HMT के पास एक मजबूरी आ गई कि यार अगर हमें अब मार्केट में सर्वाइव करना है तो इनके जैसा बनना ही पड़ेगा। या समझो जो बिज़नेस प्रोसेस हम चला रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मार्केट में सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा कंपनी ने नहीं किया इनोवेशन तो बंद हो गई, किया होता तो आज कंपटीशन में होती। और टाइटन कहाँ है और HMT कहाँ है? HMT इज़ हिस्ट्री और टाइटन एक लेगेसी ब्रांड बन चुका है। तो वो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उस पर आज मेहनत करेंगे, भले लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या है तो समझाएंगे, सीधी बात है, लेकिन मार्केट में लेके तो आएंगे। जो पुराने ज़माने का घिसा पेटा चल रहा है वही करते रहेंगे तो मार्केट कब तक वर्क करेगा वैसा है। तो बिज़नेस प्रोसेस को री इंजीनियर करने का एग्जैक्ट मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो समय के साथ साथ आप उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन एक पॉइंट तक ठीक होता है, कितनी बार पूरा ही टर्न अराउंड करना पड़ता है कि सारी पुरानी मशीनें निकालो, सब कुछ नया लेके आओ, क्योंकि अब इसमें से कुछ भी काम का नहीं। अब एक टाइम पे लोग टाइपराइटर यूज़ करते थे, आज लैपटॉप पे आ गए। तो एक ज़माना ऐसा भी था जब लोगों ने टाइपराइटर ऑफिस से निकाल दिए और डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके आए। वो बड़े बड़े अपना जो मॉनिटर वाले आते थे, डब्बे आते थे, फिर डब्बे में से वो फ्लैट पैनल आया, अब फ्लैट पैनल से सीधा लैपटॉप आ गया। अब हर एम्प्लॉय को एक लैपटॉप उठा के दे दिया, बैग में रखो और घर ले जाओ। तो वो जो शिफ्ट है टोटली वो री इंजीनियरिंग, रीडिज़ाइनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, चेंज मैनेजमेंट, वो सब चीज़ों पे रिलेट करता है वैसा। तो ये मेन स्टोरी है यहाँ पे। अब इसके बारे में जितनी अच्छी बातें हो सकती है सारी उन्होंने की। तो आंसर बनाने के लिए जो पॉइंट्स देखने हैं वो अपन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर एंटिटीज टू ऑप्ट फॉर दिस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बूस्ट द इफेक्टिवनेस, प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉर द एंड कस्टमर। क्योंकि सीधी बात है, आप ओल्ड मशीन से न्यू मशीन्स पे आओगे तो आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग, उसका लुक, उसका इम्पैक्ट, उसकी ब्रांड वैल्यू या उसकी जो अपीलिंग वैल्यू है वो कस्टमर के माइंड में चेंज होगी। पुरानी मशीन्स पे बनी हुई चीज़ें, आउटडेटेड मशीन्स पे बनी हुई चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क दिखता है। अब टेक्सटाइल में भी तो होता है, पुरानी पावर लूम्स जो लोग चला रहे थे वो चला रहे थे, काफ़ी लोग पता नहीं कहाँ से नई नई मशीनें लेके आ गए। कोई सिंगापुर से ला रहा है, कोई चाइना से ला रहा है, कोई जापान से ला रहा है, कोई जर्मनी से ला रहा है। अच्छा उसकी मार्केटिंग उस बेस पे करते हैं। अब मैं मार्केट में कपड़ा बेच रहा हूँ, सर जर्मन मेड मशीन्स हैं, हम लोगों ने स्पेसिफिकली इंपोर्ट किए, इंडिया की लोकल मेड मशीनों का कंपटीशन ही नहीं है। आप सैंपल देखो एक बार, कपड़े की क्वालिटी देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा। अब जब क्लाइंट को डिफरेंस दिखेगा तो उसके माइंड में वैल्यू क्रिएट होगी कि यार ये फिनिशिंग में बहुत फ़र्क है, क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। अच्छा प्राइस पॉइंट सेम है, भाई मेरी तो कॉस्टिंग उल्टी कम है, पर मैं उसको थोड़ी बताऊंगा क्या कॉस्टिंग है। भाई तू सेम प्राइस पे लेना, जो इंडियन क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है उससे बेटर जर्मन मेड मशीन का आउटपुट तो देख, मैं सेम पैसे में देता हूँ, चल। डेफिनेटली कस्टमर शिफ्ट करेगा वैसा है। तो बिजनेस प्रोसेस आप और पूरा चेंज करोगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर के माइंड में वैल्यू, ये सब चेंज होने वाला है वैसा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में वही है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट सेविंग होगा लॉन्ग रन में, वेस्टेजेस कम होंगे। पुरानी मशीन्स में अगर प्रोडक्शन में वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कट डाउन कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ को भी सही काम मिलेगा, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल आपका सिस्टम होगा कंपनी का तो अच्छा रहेगा, और इससे बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है और एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स पे बात हो रही है। नेक्स्ट, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। देखें सबसे पहला कस्टमर सेंट्रिसिटी। देखो वो तो हर जगह है, आप बिजनेस प्रोसेस में री इंजीनियरिंग, रीडिज़ाइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि उसको कुछ नया चाहिए, उसको बेटर क्वालिटी और अच्छी फिनिशिंग चाहिए, तो अपने को ये करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट गोल तो वही है, आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट अच्छा चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और क्या रीज़न है? पैरेलल प्रोसेस। यहाँ पे ऐसा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस में हो रही है आप उनको कितना कोरिलेट करके अपना टाइम बचा सकते हो। एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक मशीन से गुड्स निकलता है दूसरी पे जाता है, तो वो सिंक होना चाहिए आपस में, बीच में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो कम होना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ एक साथ हो सकती है उससे टोटल प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है, तो उसका आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स रहेंगे। कैप्चर इन्फॉर्मेशन वंस,
वो तो ठीक है, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, जो मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक ही बारी में सही तरीके से प्रोवाइड करोगे तो मशीन्स और प्रॉपरली काम कर पाएंगी और कुछ नहीं, एरर्स कम हो जाएंगी। अब ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है उसके स्टेप्स दे रखे हैं। पहले बोला आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि करना क्या चाहते हो, क्यों आप ये रीडिज़ाइनिंग का सोच रहे हो। फिर अपने प्रोसेस आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी में कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, कहाँ इश्यूज़ हैं। और फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद नया प्रोसेस क्या चाहिए आपको उसके बारे में सोचो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो वही तो होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सेम चीज़ कर रहे, कुछ नया नहीं। नेक्स्ट, रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो आज की डेट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आईटी का सबसे मेजर रोल है, क्योंकि हर चीज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड, ऑटोमेटेड, एआई बेस्ड, बॉट बेस्ड, वो सब होती जा रही है। तो अगर आपको बिजनेस प्रोसेस को क्विक, एफिशिएंट, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग करना है तो आप टेक्नोलॉजी के अलावा अगर मैनुअल ऑप्शन सोच रहे हो तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि मैनुअल तो ऑलरेडी चल रहा था, उसी से तो हम ऑटोमेशन में जाने की बात कर रहे हैं। वैसे ये पॉइंट्स ठीक है। तो यहाँ पे बोला इसका फ़ायदा क्या है, शेयर्ड डेटाबेस, एक ही डेटाबेस है और आप उसको ऑपरेट कहीं से भी कर सकते हो। आपका गूगल ड्राइव जो है उस पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में से ऑपरेट और एक्सेस कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो इन्फॉर्मेशन स्टोर एक जगह पे होगी और एक्सेस आपकी किसी भी ब्रांच, किसी भी फैक्ट्री कहीं से भी हो सकती है, तो सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी हर चीज़ के लिए। अब ऐसा हो गया है कि सिस्टम अपने आप में इतना स्पेशलिस्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर खुद इतना अपग्रेडेड है कि उसको ऑपरेट करना काफ़ी सिंपल है। सॉफ्टवेयर खुद ही सारी चीज़ें कर लेता है, तो आपको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए एक बंदे की ज़रूरत है जो अगर जनरल चीज़ें भी समझता होगा तो उसको मैनेज कर लेगा। बहुत ज़्यादा हाई स्पेशलिटी नहीं चाहिए कि ये मशीन चलाने वाला बंदा जिसको आता है वही चला सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिखा दोगे तो कोई भी ऑपरेट कर लेगा। तो उस वजह से क्या है ना, डिपेंडेंसी ऑन अ स्पेशलिस्ट पर्सन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, चीज़ें सिंपल हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिट है। डिसीजन सपोर्ट टूल्स वो तो रहेगा ही, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारा डेटा प्रोसेस करके दे देता है जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, तो वो बेसिक बातें तो हम जानते ही, वैसा होगा। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज वाला प्रॉब्लम तो है, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट खुद ही इतना कन्विंस नहीं है कि पता नहीं यार ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो मिडिल लेवल वाला कोई आइडिया लेके आ भी जाए तो उस आइडिया की इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। जब तक डिसीजन मेकर खुद कन्विंस नहीं है कि ये चीज़ वर्क करेगी तब तक वो उसको कॉन्फिडेंस से इंस्टॉल करेगा नहीं, और जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बैरियर आ जाता है। टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, आप इतना टेक्नोलॉजी पे, आईटी पे, ये वो पे खर्चा कर दो और बाद में चीज़ें वैसी वर्कआउट ना हो जैसा अपन ने सोचा था, तो वो रिस्क फैक्टर तो रहेगा। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, बेसिक्स ट्रेनिंग जो स्टाफ को होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अभी जो नई नई इंपोर्टेड मशीन्स आती है चाइना से और कोरिया से, सब जगह से लोग इंपोर्ट करते हैं। हम लोग एक बार ऑडिटिंग के लिए जाते थे तो एक कंपनी वालों ने ऐसे कुछ वाटर जेट की मशीन्स इंपोर्ट की थी। मुझे ध्यान नहीं कहाँ से की थी उन्होंने, लेकिन कोई अच्छे कंट्री से उन्होंने इंपोर्ट की थी, आई थिंक सिंगापुर की थी या कहीं से थी। तो अगर आपने स्टाफ को एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं दी तो भी प्रॉब्लम है। वो मशीन्स उन्होंने इंपोर्ट की थी, आई थिंक कोरिया से, पता नहीं कहाँ से की थी। तो वहाँ से वो उनका इंजीनियर आया था इनके स्टाफ को सिखाने के मशीन ऑपरेट कैसे करनी है। तो जिस कंपनी ने मशीन भेजी थी वो लोग टेक्निकल स्किल भी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि मशीन बेच देने से काम नहीं होगा। अगर आपके स्टाफ को मशीन चलानी नहीं आएगी तो कपड़ा बनाओगे कैसे। तो वहाँ से उनका इंजीनियर, उनका असिस्टेंट, उनकी टेक्नीशियन टीम आई थी पूरी, और उन्होंने यहाँ पे आके इनके स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दी कि वे ऐसे ऐसे इसको ऑपरेट करते हैं, और आपको फिर कुछ और क्वेरी हो तो हम लोग जो आपको टेक सपोर्ट है प्रोवाइड करेंगे, तभी वो मशीन चलेंगी। अब मैं मशीन बेच के निकल गया और आपको चलानी नहीं आई, तब 10 लोगों को बोलेंगे बेकार है, समझ नहीं आती, कोई बंदा नहीं, इस पे लेना मत, नाम खराब होगा। तो टेक सपोर्ट उनको देना ही पड़ता है। वैसे तो ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक केस स्टडी दिया हुआ है, ये फोर्ड का केस स्टडी है। कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल या खास नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में बताया भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पे एक फोर्ड कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है, वो आपको पता है, और सामने एक जापानीज कंपनी है माजडा करके। तो उसका दोनों का कंपैरिजन बताया। बोला फोर्ड कंपनी का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था, बिलिंग एंड एवरीथिंग, 500 लोगों की टीम थी, और उसमें उनका बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट और वो सब सैलरी और खर्चा हो रहा था। फिर उन्होंने माजदा को स्टडी किया तो माजदा वाले उसी लेवल का काम, उतना ही काम 5 लोगों की टीम में कर रहे हैं। तो जब 5 लोग इनफ है, तुमने 500 लगा रखे हैं,
तो फोर्ड वाले को समझ आया कि यार कुछ गलती तो हम ही कर रहे हैं, हमारे प्रोसेस में दिक्कत है कि इतना काम मैनेज हम गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हर छोटे छोटे काम के लिए इतना स्टाफिंग हो रहा है। तो उन्होंने माजदा का केस स्टडी किया, उनकी टीम से बात की, समझा कि भाई आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो, और फिर उन्होंने ट्राई किया कि हम भी उस लेवल पे काम कर सके। तो स्टाफ को रिड्यूस करके एम्प्लॉय कॉस्ट बचाने के लिए अपने काम करने के तरीके को रीडिजाइन किया, ताकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस हो जाए और काम सेम लेवल पे चलता रहे। और ये करते करते काफी रिडक्शन हुआ, 500 से कुछ 200 या 100 लोगों तक तो वो आ गए। तो 400 लोगों की सैलरी तो कॉस्ट तो सेव हुई। वैसा है अभी ऑनलाइन भी अपने ई कॉमर्स और ये सब चीज़ों में भी देखते हैं तो हर चीज़ ऑटोमेटेड है। आपका प्रोडक्ट जहाँ पे भी पहुँचता है तो भाई उनके वेयर हाउस पे सब जगह स्कैनिंग होती है। अब एंट्री करते टाइम स्कैनर के थ्रू पास करते हैं तो सिस्टम अपने आप इन्वेंट्री में उसको नोट कर लेता है। वो इन्वेंट्री का जो डेटा है वो आपके मोबाइल ऐप से लिंक्ड है, तो आपके मोबाइल पे भी आप ट्रैक करते हो शिपमेंट, तो वो अपने आप दिखाता है। अब ये सब चीज़ें अगर हर एक जगह मैन्युअली हो रही है तो प्रोसेस स्लो भी हो जाएगा और महंगा भी हो जाएगा, मतलब यूटिलिटी भी नहीं आ रही और पैसा भी जा रहा है, क्योंकि हर जगह स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, भाई तू एंट्री मार, तो ये सॉफ्टवेयर में से देख के वो सॉफ्टवेयर में एंट्री कर, क्यों करना है, इंटीग्रेशन कर दो। तो उस वजह से उनका कॉस्ट सेविंग होता है। तो प्रोसेस को आप रीडिजाइन करके कॉस्ट में बहुत ज्यादा बचत कर सकते हो, और यही सारा बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। जो फील्ड आप सिलेक्ट करते हो, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जाओगे तो प्रोडक्शन कैसे क्विकली करना है वो सीखने को मिलेगा, सेल्स मैनेजमेंट जाओगे तो वो अलग चीज है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे तो वो अलग चीज है। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है उसमें, तो ये सब पार्ट रहता है। तो फोर्ड की केस स्टडी इन्होंने समझाई है। वो लोग हर काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉय रख रहे थे और रिपीटेशन और टास्क बहुत हो रहा था, तो उसको कट डाउन करके उन्होंने अपना स्टाफ जो है रिड्यूस करने की कोशिश की। यहाँ पे बोला हुआ है, छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार उसकी लैंग्वेज पढ़ के देख लो, एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। उतना टेक्निकल नहीं है इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, आप पढ़ के देख सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, इसलिए मैंने बोला एक बार गो थ्रू करना है तो थियरी देख लो, तो कुछ नहीं समझ आया तो फिर बता दो ऐसा। चलो देखिए आगे, बेंचमार्किंग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब बेंचमार्किंग टर्म जो है वो कोई नया टर्म नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है। एक गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है, ये बेंचमार्क है, मतलब कुछ अचीव करना है तो भाई दिस इज द लिमिट जहां मुझे पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क। ये तो काफी पुराना टर्म है और काफी टाइम से यूज हो रहा है, और ये जनरेशन पे डिपेंड भी नहीं करता है ये पहले भी था, ठीक है। वैसा है, ये बेंचिंग वाले का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, कल कोई नए वर्ड्स आ जाएंगे। तो जनरेशन वाइज क्या है, वर्ड्स भी ऐसा परमानेंट नहीं है कि वो भी टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए वर्ड्स आते हैं फिर आउटडेटेड हो जाते हैं, फिर कुछ नया आ जाता है। तो जब तक पुरानी जनरेशन सीखती है कि अच्छा तुम लोग ऐसा बोलते हो, तब तक वो वर्ड ही पुराना हो जाता है। वैसा तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ थोड़ा परमानेंट स्टेटस है। तो बेंचमार्किंग जो है उसमें भी बोल रहा है कि गोल सेट करना कि भाई हमें ये अचीव करना है। अब ये कोई भी फील्ड में हो सकता है। अब कोई नया नया क्रिकेटर आया है, अभी खेलना शुरू किया है, तो उसका एक वो गोल होगा, क्या है, मुझे विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो वो उसने गोल सेट कर लिया, दैट इज अ बेंचमार्क कि भाई ये मेरा बेस्ट हो सकता है तो मुझे अचीव करना है, वैसा हो गया। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। बिजनेस में भी ऐसी बेंचमार्किंग जो है वो ऑब्वियसली होती है और होनी भी चाहिए। आप एक गोल तो लेके चलो, अपनी इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट है उसको आइडियलाइज कर लोगे, मुझे ये लेवल तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करना है। तो एक गोल रहेगा तो आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, वैसी बात होगी। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए, ठीक है। अब अलग अलग कंपनीज के बारे में भी बात की, जिसमें से एक ब्रांड तो आपने सुना हुआ है, दैट इज जेरोक्स, ठीक है। तो अब जेरोक्स जो है वो कंपनी है, अपने तो प्रोडक्ट की तरह सर्विस की तरह बोलते हैं, लेकिन फोटोकॉपी मशीन बनाया था उन्होंने, बट क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था तो अब लोग फोटोकॉपी नहीं बोलते, अब जेरोक्स ही बोलते हैं। ये वैसी चीज होगी, तो बहुत बड़ी बात होगी ना किसी भी कंपनी के लिए कि उसके ब्रांड नेम से अगर वो प्रोसेस पहचाना जा रहा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, वैसा, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले प्रोसेस बेंचमार्किंग टेक्निक की बात की थी, वैसा है। बेंचमार्किंग टेक्निक अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा बेटर तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। और बेंचमार्किंग की हिस्ट्री भी दे रखी है कि अलग अलग कंपनीज में बेंचमार्किंग को लेके कौन कौन से टूल्स जो है वो इवॉल्व किए या बताए थे। जैसे बोले रिवर्स इंजीनियरिंग, 1950s से लेके 1975 में रिवर्स इंजीनियरिंग वाज अ बेंचमार्किंग टूल और अ टेक्निक। एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसको पूरा खोल देते हैं, फिर पता करते हैं अंदर क्या क्या डाला हुआ है, फिर उसी को कॉपी कर करके अपन भी बनाएंगे, वैसा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग वो भी वैसा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए अब तब अपने पास चैट जीपीटी तो अवेलेबल था नहीं कि उस पर डिटेल डाल दी, सब वीडियो आ गए यूट्यूब पे, वो नहीं होगा। तो आपको अगर सीखना है तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ला के खोल के देखना पड़ेगा अंदर क्या क्या यूज किया, उसका मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट स्टडी करने पड़ेंगे, फिर आपको उसकी यूटिलिटी समझ आएगी, फिर जाके आप अपना कुछ जो है क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, उसका सिस्टम समझ के उससे बेटर आइडिया भी लगा सकते हो, यार इसका डिजाइन ठीक है, समझ आ गया कि ये चीज काम कैसे कर रही है, बट इसके बदले ऐसा करता तो और इजी हो जाता।
या और कम कंपोनेंट्स में काम हो जाता है, तो आप फिर उसके ऊपर और दिमाग लगा सकते हो वैसे। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग आया। कॉम्पिटिटर को ही उसने जो अचीव किया उसको बेंचमार्क बना देना कि भाई मैं बिजनेस में मेरा कॉम्पिटिटर है, ये जहाँ तक पहुंचा है ना मिनिमम वहां तक तो पहुंचना ही, उससे बेटर करेंगे वो आगे सोचेंगे। कंपटीशन को ही बेंचमार्क बना देना, दैट इज ऑल्सो गुड, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि भाई दूसरे के नंबर्स मेरे से बेटर है तो फिर मैं पहले वो नंबर अचीव करने के बारे में सोचूं, दैट इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग, सामने वाले के नंबर्स मत देखो सिर्फ, वो तो बैलेंस शीट पे है, पर वो कर कैसे रहा है वो काम वो देखो ना। अब एक ऐसा हो गया ना कि वो स्कूल में भी तो कंपैरिजन होता था, अरे तो देख क्लास में फर्स्ट आता है, ओपन हाउस में नहीं गालियां पड़ती थी, वो जो फर्स्ट रैंकर होता है वो तो कितनी बददुआएं लेता था अपने से कि हर कोई उसको देख के गालियां दे रहा है, तेरी वजह से हमको गाली पड़ती है, इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, 100 में 100 लाया क्यों तू, 80 ले आता, 90 ले आता, कुछ तो बाकी छोड़ता। अब तू 100 में 100 लेके आ रहा है, हमारे 80 आ रहे, 70 आ रहे, 60 आ रहे, सबके माँ बाप अपने बच्चे को गालियां दे रहे हो फर्स्ट रैंकर को दिखा दिखा के, बोले देख ये भी तो पढ़ता है। वो स्टैंडर्ड डायलॉग, सेम क्लास में बैठते हो, सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम किताबें पढ़ते हो, उसके 100 आते हैं, तेरे 80 आते हैं, तेरे 60 आ रहे हैं, तेरे 50 आते हैं, तो वो कंपैरिजन आता ही है। तो वो कैसा है ना कि फिर आप सिर्फ उसकी मार्कशीट देख रहे हो वो अलग चीज़ है, पर वो पढ़ाई कैसे कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, क्या तरीका यूज कर रहा है, तो वो भी तो समझो। तो अगर आप उसका प्रोसेस समझने की कोशिश करोगे और उसका प्रोसेस अच्छा है तो आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट ना उसके प्रोसेस की वजह से ज्यादा होगा। अब आप भी इरिटेट हो रहे हो, बोले क्या जब देखो उसकी मार्कशीट देखते रहते हो यार, अब ठीक है उसका दिमाग अलग है मेरा अलग है, बोले फिर घर वाले बोलते हैं उसको, जाके पूछते भी है बेटा कितने घंटे पढ़ाई करते हो, उसके सामने अपनी बेइज्जती वही हो रही है, और बोले नहीं मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ। बोले देख देख तो 4 घंटे पढ़ेगा तो कहाँ से आएंगे इतने मार्क्स। अब वो पेरेंट्स आपके प्रोसेस पे जा रहे हैं कि देख तो प्रोसेस भी समझ, फिर उसको पूछते हैं कितनी बार लिख के प्रैक्टिस करता है, बोले मैं तो एक एग्जाम 5-5 बार लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। अपन की सोचे क्यों बता रहा है इनको ये सब, तो कल से मेरे को भी लिखना पड़ेगा। अब बोले देखो 5 बार लिखता है, तू पढ़ के चला जाता है तो लिखता ही नहीं है, कल से तू 5 बार लिखेगा। नाउ दे आर ट्राइंग टू कॉपी द प्रोसेस, कि भाई उसका प्रोसेस आप समझोगे ना तो फिर आप वो अचीव कर पाओगे जो वो कर रहा है, दैट इज प्रोसेस बेंचमार्किंग, वैसा हो गया। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट करना। एक कंपनी की एक स्ट्रेटेजी हिट होनी चाहिए, 100 लोग लाइन में खड़े होते हैं सेम कॉपी पेस्ट करने के लिए, चाहे वो उनकी सिचुएशन में सेट होता हो कि नहीं होता। ये इंस्टाग्राम ट्रेंड में भी आजकल वैसे ही चलता है, एक रील किसी की वायरल हो गई तो वो किसी भी कैटेगरी में चल रही हो, सब लोग अपनी कैटेगरी में सेम रील चिपका देते हैं कि भाई हमारा भी चल जाएगा, तो वो हमेशा वर्क नहीं करता है, कभी कर जाता है कभी नहीं करता है, तो वो डिपेंड करता है। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में ना कंपनीज क्या कर रही है, एक हिट फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं। अच्छा ये मूवीज में होता है, मूवीज में अभी तो चलो ठीक है हर मूवी में कुछ नया चाहिए, पहले के टाइम में 80s 90s में तो सब मूवीज एक जैसी आती थी, एक पिक्चर किसी ने बनाई वो फॉर्मूला चल पड़ा। चलिए तो अपने बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोसेस और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग की, तो बहुत बार क्या है ना दूसरे की स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट कर लो। मूवीज का बता रहा था आपको, 90s की मूवीज देखो सब एक जैसी होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पिक्चर का, एक पॉपुलर हीरो, एक हीरोइन, 4 गाने, 2 फाइट सीन, यहाँ नाम भी वैसे, एक ही स्टैंडर्ड पिक्चर। तो आप एक पिक्चर देखो दूसरी देखो, बोले सेम ही तो थी सारी, कोई फर्क ही नहीं है। तो हिट फॉर्मूला चल गया, एक कॉमेडियन को ले लिया, एक कोई सॉन्ग डाल दिया, डांसिंग सॉन्ग डाल दिया, ऐसा कुछ लगा दिया तो हिट फॉर्मूला बन गया। अभी इसमें चल पड़ा था सारे पुराने गानों का रीमेक डाल देते हैं, तो एक आइटम नंबर बना दो, ठीक है, नोरा फतेही को ले लो, पुराने गाने का रिमिक्स करके उसका कचरा कर दो, ठीक है, हो गया, तो एक हिट फॉर्मूला। अब 2-4 पिक्चर तक वो चीजें चल जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है पब्लिक बोर हो जाती है, अब नया लेके आओ। अब ये धुरंधर आ गई तो एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया कि अब कोई भी पिक्चर आएगी तो लोग कंपेयर करेंगे उसके लेवल से। अब इतना लेवल बना दिया कि भाई 2 पार्ट निकाल दिए 4-4 घंटे के। मेरे हिसाब से अगर वेब सीरीज निकालता 8 एपिसोड की तो लोग शांति से देख पाते कि चल 1 घंटे का एक एपिसोड में, ना तो 2 पिक्चर बना दी हो गई 8 घंटे की टोटल कर दी, तो वो 2 वेब सीरीज के बराबर ही हो गया वैसा है। अब उन्होंने जो लेवल सेट कर दिया, ये जैसे फाइट है, एक्शन मूवीज है, या फिर वो देशभक्ति वाली स्टोरी है, अब वो स्पाई लेवल पे कोई मूवी बनाने जाएगा तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि अगर इस लेवल की मूवी नहीं बनाई तो पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि बेकार है यार, उसका लेवल ही मैच नहीं हुआ, वो कंपैरिजन आएगा। अभी मैं देख रहा था एनिमल आई थी तो बोले एक्शन मूवी में इससे ऊपर कुछ नहीं है, अब धुरंधर आ गई तो बोले एनिमल से तो अलग ही लेवल है। एक स्टोरी को थीम भी मिल गई ना, वहां तो क्या है कि कुछ कैरेक्टर का कोई वो नहीं था, बैकग्राउंड कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया वो देशभक्ति से, आर्मी से, इंटेलिजेंस से जोड़ दिया तो वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो गया। अब इससे ऊपर किसी को जाना होगा तो कितना सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी पिक्चर बनाओ जो सेम जॉनर में हो लेकिन पब्लिक को उस लेवल की लगे, उससे ऊपर नहीं तो एटलीस्ट उससे कम ना लगे, तो चैलेंजिंग हो गया वैसा है। वो बेंचमार्क सेट कर दिया, वो पॉइंट है। तो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में कंपनीज स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट करती है। अभी आप देखो जोमेटो ने शुरू किया पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस वो भेजता था, ठीक है, वो अलग ही था, वो फर्स्ट ऑफिस का ही नहीं, मतलब कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही थी। अब वो अभी 4 बज जाते हैं, बोले खाना खा लिया चाय पी लो,
मीठा खा लो, ठीक है, रसगुल्ले भेज दूं, क्या भेज दूं, ऐसे सब मैसेज भेज रहा है। मतलब नोटिफिकेशन भेज रहा है, कोई बातें कर रहा है, सामने पता ही नहीं चल रहा है। बोला इतना प्यार से तो घर वाले नहीं पूछते जितना तू पूछ रहा है, लगता है चल कुछ ऑर्डर कर ही देते, इतना बोल रहा है तो, ठीक है, वैसा है। तो वो जो उसने स्टार्ट किया ना, वो मार्केटिंग में वो एक्सेप्ट हो गया, लोगों को कनेक्ट हो गया कि यार ये कुछ यूनिक है। अब देखो हर ऐप वाला कर रहा है, स्विगी वाले ने भी शुरू कर दिया, बट वो बात नहीं बनी ना कि भाई जो ओरिजिनल जिसने किया उसकी आइडेंटिटी बन गया। आप कॉपी कर रहे हो तो फिर अब वो कॉमन हो गया। अब जोमेटो वाले को भी अब कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब मेरा आइडिया सब, अब आइडिया पे तो कोई कॉपीराइट है नहीं, जो वो कर रहा है बाकी लोग भी तो कर ही सकते हैं, तो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रैटेजी कॉपी करने वाली चीज हो गई। वैसा एक प्राइस कम करेगा दूसरा भी करेगा, एक सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट के लिए लेगा दूसरा भी लेके आ जाएगा, वो कॉपी पेस्ट वाली स्ट्रैटेजी। वैसा वो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में फिर वो लेवल आ जाता है। ग्लोबल बेंचमार्किंग, यहाँ पे फिर अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पे गई है, एक्सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनली कम्पीट कर रही है, तो हम भी वो सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो वैसा हो गया। तो अलग अलग टाइप है, हर चीज़ का एरा है। अब 93 के बाद ये ग्लोबल बेंचमार्किंग आया तो इंडिया में थोड़ा सा रेलेवेंट भी है, क्योंकि 91 के बाद ही इकोनॉमी ओपन हुई है, तो फिर क्या है ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे फोकस करना, ये सब चीज़ें तब इंडिया में लोगों के लिए पॉसिबल हो गई थी। वैसा टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देख लो, वापस थियरी वाइज लिख के दिया। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, लैंग्वेज देखते हैं। This type of benchmarking is used to identify the best way to compete in the market. Here the companies identify the winning strategies used by the successful companies and thereafter adopt them in their own strategic process. वही हो गया ना, जिस स्ट्रेटेजी से सामने वाले का फॉर्मूला हिट हो गया, अपने भी वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा माइनर मॉडिफिकेशन करके। वैसा है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर व्हेन कंपेयर्ड टू कंपटीशन। देखो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी सर्विस कैसी है। तो अगर आपको compete करना है तो आप सिर्फ बातों में compete नहीं कर सकते, आपको सामने वाले के लेवल का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है तो अगर आपको उससे compete करना है तो आपको उस लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी, और वो भी कंसिस्टेंटली। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो अगर आप उसके परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर रहे हो तो फिर आपको उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्टडी करना पड़ेगा। वैसा प्रोसेस बेंचमार्किंग, काम करने का तरीका, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये आप स्टडी कर सकते हो। हर कंपनी की एक है ना वो यूएसपी होती है ना कि वो इतना बड़ा कैसे बना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं। जैसे बालाजी की बात कर रहे थे, बालाजी वेफर्स की, तो हमने देखा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उन्होंने वैसा एस्टेब्लिश किया, जहाँ तक लेस नहीं पहुंचा था वहां तक वो पहुंचे। तो और वो भी ऐसा कि हमें पूरे इंडिया में एक साथ नहीं जाना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ें सीखने वाली कि अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट जल्दबाजी नहीं की। देर नहीं हो कि अगर हम वेफर लेके पूरे इंडिया में बेचने निकलेंगे एक साथ, तो वो इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम नहीं बनेगा। बोला पहले एक टेरिटरी तो शांति से पहले अक्वायर करते हैं, उसके तो राजा बनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले अब यहाँ की लोकल कंपनी है तो पहले गुजरात टारगेट किया, तो भाई अपने फैक्ट्री के आजू बाजू का 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे रेडियस बढ़ाएंगे। अब गुजरात में इतना नाम हो गया कि टेक्निकली लेस को आउट कर दिया, क्वांटिटी वाइज, प्राइस पॉइंट वाइज, टेस्ट क्वालिटी बना दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, नाम हो गया, और हर कोई बालाजी खा रहा है। अब उनको पता है कि गुजरात में हम राजा है। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में गए, धीरे धीरे राजस्थान में गए, तो बोले अब एक के बदले 2-3 स्टेट्स पे फोकस करते हैं, फिर और आगे बढ़ाएंगे। अभी भी पूरे इंडिया बालाजी अवेलेबल नहीं है, वो चाहते भी नहीं है कि उतना फास्ट पेस पे जाए, बिकॉज उनका आइडिया ही वो है कि भाई जहाँ काम कर रहे हो वहाँ ठीक से कर लो। ये लालच करने जाओगे ना सिर्फ नाम दिखाने के, तो नंबर्स नहीं बनेंगे। आज बालाजी की वैल्यूएशन कितनी है? 35,000 करोड़। उसमें अभी किसने इन्वेस्ट किया? ब्लैक रॉक ने या कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया, जो यूएस की कंपनी है, उन्होंने स्टेक परचेज किया है। तो कुछ 3500 करोड़ में या 4000 करोड़ में 10% स्टेक बेचा बालाजी ने फर्स्ट टाइम। अभी तक तो बूटस्ट्रैप थी, ना कोई आईपीओ, ना कोई शेयर मार्केट में कहीं पे लिस्टिंग, ना किसी से फंडिंग उठाई, घर की कंपनी, घर का पैसा। अब जाके उन्होंने एक कंपनी के साथ अभी उन्होंने शेयरिंग किया है कि कुछ हिस्सा उस कंपनी को बेचा है, और उसके बदले इतना सारा पैसा उनको मिला है। वैसा है, तो अभी तो इतने स्केल पे होने के बाद इतनी वैल्यूएशन है, तो पैन इंडिया जाएंगे अगर, तो वैल्यूएशन कहाँ तक जाएगी आप सोचो। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, शांति से काम करो, दिमाग से काम करो, लालच मत करो, जल्दबाजी मत करो, मेहनत करते जाओ। 1980s में शुरू हुआ ब्रांड है, आज 45 ईयर्स पुराना ब्रांड है। वो घर में वेफर बनाते थे, लोकल, वो ट्रांसपेरेंट पैकिंग में किराने की दुकान पे बेचते थे, बेकरी में, वो हाउस होल्ड जो बिजनेस होता है वैसा। वहाँ से उन्होंने वो चीज़ को इम्प्रूव करते 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 मॉडर्न मशीन्स, प्रॉपर टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पोटैटोज का प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, उसकी क्वालिटी, वो सब पे काम करते करते इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। आज नमकीन के मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं जो बालाजी नहीं बनाता। वेफर्स तक तो लिमिटेड रहा ही नहीं वो, कुछ भी। अभी झालमुड़ी खाई मोदी जी ने तो अगले दिन आ गया बालाजी का झालमुड़ी का पैकेट भी आ गया, हो गए मार्केट में, लेकिन उसको प्रमोट कर दिया और ज्यादा कि देखो हमने तुरंत बना के, तो कितने जगह न्यूज आई कि
कि बोले मोदी जी ने झालमुड़ी खाई तो देखो ब्रांड कैसे उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा ले रहे हैं कि भाई एक हफ्ते के अंदर मार्केट में 5-5 रुपए 10-10 रुपए पैकेट दिख रहा है उनका। तो वो चीज पे वो लोग काम कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट इनोवेशन में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा वैसा। अभी तो वेफर बिस्किट और वो सब में भी आ गए, जो आपकी मंच आती है वैसे ही बालाजी ने भी बिस्किट और वो चॉकलेट निकाली है वैसा, वो इनोवेट भी कर रहे हैं वैसा। ठीक है, इसके बाद अप्रोचेस, इंटरनल बेंचमार्किंग वर्सेस एक्सटर्नल वर्सेस फंक्शनल वर्सेस जेनेरिक, ये सब भी कुछ टाइप्स है, वो भी देख लो। अब जैसे यहाँ पे बोले ना इंटरनल बेंचमार्किंग, तो ये कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं हो रहा, ये कंपैरिजन खुद के साथ हो रहा है इंटरनल बेंचमार्किंग में। अब जो नंबर 1 है, अब विराट कोहली ने ऑलरेडी सबसे ज्यादा सेंचुरी बना ली है, अब उसका बेंचमार्क क्या होगा? अभी तक तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था कि भाई ये तोड़ना है, तोड़ दिया। अब उसके बाद अब तो बेंचमार्क तो कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो हर सेंचुरी में खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये वैसी बात हो गई। तो कितनी बार हम कंपटीशन खुद से ही करते हैं कि जो मैंने पिछली बार किया मैं उससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट वे। उससे भी आप ग्रो होते रहते हो कि मुझे अपने आप से ही compete करके और बेटर करना है। अच्छा, कंपनी लेवल पे अगर हम बात करें तो इंटरनल बेंचमार्किंग में आपकी एक एंटिटी और आपकी दूसरी एंटिटी, ब्रांच में भी कंपटीशन होगा कि भाई हमारी कंपनी के इंडिया में 10 ब्रांचेज है, मुंबई ब्रांच ने इस बार इतना अच्छा बिजनेस दिया है, हम क्यों पीछे? अब हमें मुंबई ब्रांच का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इंटरनल बेंचमार्किंग हो गया कंपटीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विद आउटसाइडर्स वैसा। दूसरा आप देखोगे तो इसका ऑपोजिट है, एक्सटर्नल या कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग जो है वो इससे रिवर्स में जाएगा कि वहां पे आप कॉम्पिटिटर के साथ अपने आप को कंपेयर करके उससे बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, ये पॉइंट्स। फंक्शनल बेंचमार्किंग, फंक्शनल में वो फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारे पॉइंट्स। तो उसमें आप कैसे बेटर कर सकते हो? तो अगर आपके मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में दिक्कत है तो आप उस पर काम करो कि भाई एडवर्टाइजिंग की फील्ड में हमारी लाइन में कौन सबसे अच्छी मार्केटिंग करता है, कौन सबसे अच्छी एड्स बनाता है। तो उसको बेंचमार्क लेके, उससे इंस्पिरेशन लेके हम वैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, बट एक ना लेवल समझ आता है कि देखो ये लोग ये लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं, हमें भी इनके लेवल पे सोचना चाहिए, अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। तो आप एक फंक्शन में एक्सेल करने का सोच रहे हो, जैसे भी वो फोर्ड का देखा तो फोर्ड का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम था, फोर्ड की गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने माजदा वालों से ये नहीं सीखा कि तुम गाड़ी कैसे बनाते हो, बोले वो तो हमारी अच्छी है, हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि हम प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहे, तो वो तुमसे सीखना है। दैट इज फंक्शनल बेंचमार्किंग, एक फंक्शन को टारगेट करना, ये पॉइंट। और क्या है नेक्स्ट? जेनेरिक बेंचमार्किंग, focus on excellent work process rather than on the business practices of a particular organization। ये जेनेरिक का मतलब थोड़ा जनरल हो गया कि दूसरा क्या कर रहा है वो छोड़ो, आप जो कर रहे हो ना उस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद ही पे उतना काम करो कि भाई इससे अच्छे तरीके से कोई काम करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तो अगर आपने एक्सेल कर लिया है कि वो लेवल ही कोई टच नहीं कर सकता है, तो आपको बेनिफिट्स मिलने, रिजल्ट्स मिलने वाले, वैसा है। दैट इज जेनेरिक बेंचमार्किंग। चलिए अब एडवांटेज डिसएडवांटेज, बड़े सिंपल से पॉइंट्स। बोला लो कॉस्ट एक्टिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, इनसाइट्स पता चलते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट कंट्रोल होती है, टीम यूनिटी, कोऑपरेशन, ये सब बढ़ता है, अच्छी बात है। ठीक है। डिसएडवांटेज में बोला है आपको पहले सही बेंचमार्क ढूंढना पड़ेगा, आप अपना कंपैरिजन कर कैसे हो, वो भी एक पॉइंट है, चैलेंज हो गया। ठीक है, बहुत बार ऐसा कंपैरिजन ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, तो चैलेंजिंग चीज़ें, इतना ईजी भी नहीं है बेंचमार्क सेट करना। आपको इसमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, कोई फर्म को हायर करना पड़ सकता है जो आपको ये सब चीज़ों में टेक्निकली गाइड करे, तो उसमें आपका खर्चा भी होगा, कॉस्ट भी लगेगा। और बहुत बार क्या होता है जब चेंजेस करने की बात आती है तो वही रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम भी आता है कि जो चल रहा है वो ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी करेक्ट है, बट नॉट नेसेसरी कि ऐसा हमेशा होगा। तो भाई आपको चेंजेस के ऊपर तो फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब इसका भी एक बेंचमार्किंग व्हील बना दिया, सेम सिमिलर चीज़ें, प्लान, फाइंड, कलेक्ट, एनालाइज, इम्प्रूव, बार बार वही हो रहा है। स्ट्रैटेजी में हम सब जगह वही करते हैं, पहले प्लानिंग करो, डेटा ढूंढो, कलेक्ट करो, एनालाइज करो, इम्प्रूवमेंट करो, साइकिल चलता रहता है, वैसे नथिंग न्यू। ठीक है, तो ये बेंचमार्किंग वाले पॉइंट्स जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक और टॉपिक आपका कवर हो गया, बोलो पता चला यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, अगला टॉपिक है दैट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। छोटे छोटे टॉपिक्स है, इतनी डेप्थ नहीं है, एक शॉर्ट नोट बने वैसे आंसर्स है। TQM भी वैसे ही है और रोटेशन में पूछते रहते हैं, ये भी आ सकता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैं एकदम बेसिक बता देता हूँ कि इसका मेन क्रक्स क्या है। तो दो चीज़ें हैं, एक कॉस्ट और एक क्वालिटी। अगर आप कॉस्ट कम करने जाओगे तो क्वालिटी हार्म होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी देने जाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं।
अब इनके डायनामिक्स को एक लेवल पे लेके आना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि जहाँ पे मुझे कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है और मुझे क्वालिटी भी अच्छी देनी है। तो कॉस्ट एंड क्वालिटी साथ में नहीं जाती, लेकिन उसका एक राइट मिक्स या एक राइट बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। और वही ऑब्जेक्टिव है अपने यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, TQM। तो उसमें हम क्वालिटी अच्छी देना चाहते हैं बट विद अ कंट्रोल्ड कॉस्ट। अब जरूरी नहीं है कि आप क्वालिटी दे रहे हो तो वो बेस्ट क्वालिटी है और प्राइस है वो लीस्ट है, ये तो कभी नहीं होगा। हाईएस्ट क्वालिटी लोएस्ट कॉस्ट पे कैसे मिल सकती हो? तो ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए, कभी पॉसिबल नहीं। लेकिन ये तो ऑपोजिट पॉइंट्स का ना एक बीच का रास्ता हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको क्वालिटी प्रोवाइड करो। देखो, ओवर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना भी समझदारी नहीं। आप ये सोचो कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी दे दूंगा, उससे बिजनेस चलेगा नहीं। और इसके भी रियल एग्जांपल्स हैं। उन्होंने टपरवेयर सुना है? टपरवेयर ने बैंकरप्सी फाइल की। हो ही जाएगा ना, तुम एक बार ऐसा डब्बा बनाते हो जो 20 साल तक उसको कुछ होता ही नहीं है, तो टूटेगा तो कस्टमर दूसरा खरीदेगा ना। ये जो शेल्फ लाइफ वाला कंसेप्ट है, एक्सपायरी डेट वाला कंसेप्ट है, ये जबरदस्ती सोच समझ के बनाया गया। वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी इतनी अच्छी क्वालिटी इवॉल्व हुई थी जब रिसर्च डेवलपमेंट हुआ कि शायद कभी खराब ही नहीं होते। बट फिर एक जो बिजनेस लॉबी है उनको ये बात समझ आई कि अगर चीज़ें खराब ही नहीं होंगी तो दूसरी कोई खरीदेगा क्यों? और अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो धंधा कैसे चलेगा? तो धंधा चलाने के लिए शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का खराब होना जरूरी है, ठीक है, वो पॉइंट है। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होता है कि भाई आप उतनी ही क्वालिटी दो जितनी रिक्वायरमेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देने जाओगे तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। टपरवेयर ने जैसे किया। अब वो गारंटी दे रहा है कभी नहीं टूटेगा, टूटे तो लेके आना, हम फ्री में चेंज करके देंगे। अब उसके बदले तो पैसे ले भी लेगा प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम लेगा? एक का 10 तो मांग नहीं सकता, तो एक का 2, 2.5 मांग लेगा, 3 मांग लेगा। कस्टमर दे देगा कि चल भाई 100 का डब्बा मिलता है, टपरवेयर का 250 का आता है, लेकिन लाइफ टाइम टूटता नहीं है। लेकिन जो 100 वाले डब्बे हैं वो आप एक लाइफ में कितने खरीद लेते होंगे? ऐसे 20, 50, 100 बार। तो जो रेवेन्यू है वो कंपनी को ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, रोटेशन ऑफ फंड ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी जो इतना ओवर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना देगी, कभी उसको कुछ नहीं होगा, तो वो भी एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसा तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है, एक बैलेंस ढूंढना जरूरी है। अब तो हर प्रोडक्ट में ऐसा है, जितनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी है कंपनी क्वालिटी उतनी देती है। आप फर्नीचर बना लो, और फर्नीचर वालों बनाने वालों को पता है कि आपको 50 साल तक एक सोफा नहीं रखता घर में, 5 साल के बाद सबको नया चाहिए, सस्ता भी चाहिए। बोले काम करो, हल्का मटेरियल डालो, उतना हल्का अगर 5-7 साल, 8 साल, 10 साल निकल जाएंगे। तो कोई कस्टमर बोलेगा कि सर ड्यूरेबल तो है ना? बोले सर 10 साल तो कुछ नहीं होगा, देखना भी नहीं पड़ेगा आपको। और 10 साल तक कौन सेम फर्नीचर घर में मेंटेन करता है? तो अब एक पॉइंट के बाद लोग बोर हो जाते हैं। इसके बाद पैसा बोलेगा बोर हो गया, एक इंटीरियर देख के चल चेंज करा लेते हैं, सोफा खराब हो गया, फट गया, ये हो गया, वो रिपेयर नहीं कराना, इसको चेंज कर देते हैं। तो उनको पता है कि एवरेज लाइफ क्या है, तो उसके बाद लोग चेंज ही करने वाले हैं। तो बेटर है कि फिर अपने भी उतनी क्वालिटी देते हैं जितनी जरूरत है। क्योंकि आप इतना ड्यूरेबल सोफा बनाओगे जिसको 50 साल तक कुछ नहीं होगा, तो पैसे भी ज्यादा मांगोगे, कस्टमर को महंगा लगेगा तो वो लेगा नहीं, उसको सस्ता भी चाहिए और उसको वेराइटी भी चाहिए। ज़ोडियो देख लो, वो क्या कर रहा है, फास्ट फैशन में यही है ना भाई, 3,000 रुपये का टॉप नहीं खरीदना किसी को, 300 वाला होगा तो ले लेंगे। अब 300 वाला अगर 2-3 महीना भी चलेगा ना तो आपको कंप्लीट नहीं है, लेकिन 3,000 वाला 5 साल से खराब ही नहीं हो रहा। अब आप पहन पहन के बोर हो गए और लोग बोल रहे हैं इसके एक ही कपड़े ये पहनता रहता है, ठीक है, खराब ही नहीं हो रहा। तो फिर क्वालिटी उतनी दो कि पब्लिक जब तक उस चीज से बोर हो जाती है ना, तब तक उसकी यूटिलिटी भी खत्म हो जाए। वैसा तो ये बैलेंस बना के रखना TQM का पार्ट है, ये बात यहाँ पे होगी। तो ये TQM वाला पार्ट जो है वो आपके सामने है। मेन स्टोरी वही है कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करना है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फंडा सबका सेम है कि भाई एक्सपायरी डेट वाला कंसेप्ट रखो। आप टेक्नोलॉजी में देख लो, आपको मोबाइल फोन भी आप यूज कर रहे हो तो उसका हार्डवेयर भी वो उतना देंगे कि 5-6 साल चल गया बहुत हो गया। उनको मालूम है कि लोग इससे ज्यादा नहीं चलाने वाले। आप टीवी यूज कर लो, कार यूज कर लो, 2 व्हीलर यूज कर लो, उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही रखी गई है जितना उसकी यूटिलिटी है। इवन जो बल्ब का केस है, बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, वो आप देखना गूगल पे आज भी वो डेटा अवेलेबल है। जो फर्स्ट बल्ब इन्वेंट हुआ था वो आज भी जल रहा है, म्यूजियम में रखा है उन्होंने, खत्म नहीं हुआ वो। उसका जो फिलामेंट था वो इतनी हाई क्वालिटी का बनाया था कि वो शायद 20 साल 50 साल भी बंद नहीं होगा। आज बल्ब खरीदने जाओ तो 2 साल की वारंटी देते हैं, उतने मेरी ट्यूबलाइट की 2 साल की वारंटी थी। अब 2 साल से पहले अगर खत्म हो गई तो रिप्लेस करके देंगे, और उसके बाद खत्म हुई तो आप नहीं ले लो। अब बनाते ही उतनी है कि 2-3 साल के बाद खत्म ही हो जाएगी, तभी तो दूसरी बिकेगी। अब मान लो 50 साल चलने वाला बल्ब होता तो मेरे दादाजी ने खरीदा होता, आज भी चल रहा होता, तो मैं क्यों खर्चा करता उस पर? तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो ये TQM वाला जो पार्ट है उसमें बहुत क्लियर एजेंडा है। मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट नहीं होती थी,
ये भी इन्होंने जानबूझ के क्रिएट की है कि एक्सपायरी की तारीख लिखो। फूड प्रोडक्ट्स पे भी, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स पे पहले एक्सपायरी नहीं होती थी, चलते थे लॉन्ग टर्म। एक्सपायरी डाल के आपने एक डेडलाइन लगा दी कि इसके बाद तो आपको फिर से खर्चा करना ही पड़ेगा, और कंपनी ये सब चीज़ें पर्पजफुली करती है। एप्पल वाला तो खुलेआम करता है, फ़ोन ही स्लो कर देता है। हाँ लो, बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, फ़ोन स्लो हो जाएगा, आपके ऐप हैंग होने शुरू हो जाएंगे, अपडेट आना बंद हो जाएगा ही नहीं। तो धीरे धीरे करके आप मजबूरी में नया फ़ोन लेने के ऊपर आ ही जाओगे। तो एक बार हमारे सिस्टम में फंसे तो हर 2-3 साल में आपका खर्चा हम कराते ही रहेंगे वैसा। नहीं तो फिर स्लो वाला फ़ोन यूज़ करो। अच्छा, कैमरा की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अब पुराना कैमरा, नया आईफोन आज बहुत अच्छा है, लेकिन अब 2 साल बाद जो आएगा वो उससे अच्छा दिखेगा। इतना तो कितना ही इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो कि फोटो और बेटर ही होती जा रही है, पुरानी वाली डिग्रेड होती जा रही है। तो आपको नए फोन में, पुराने वर्जन में ऐसा दिख रहा है कि ये तो बहुत बेटर है। अब 16 देखो, 17 देखो, आपको 17 में अलग ही दिखेगा, 16 बेचारा आप फीका लगेगा। लास्ट ईयर 16 अच्छा दिख रहा था। पर्पजफुल है, जानबूझ के कर रहे, बेचने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अंदर के पॉइंट्स आपको देखने हैं तो आप स्टडी कर सकते हो, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक शॉर्ट नोट बना लेना बस, उतना बहुत है। और क्या बचा है इसमें? ऐसे तो लास्ट टॉपिक है 6 सिग्मा, बट ठीक है, अगर आज नहीं रखना है तो कल रख सकते हैं। कल खत्म ही हो जाएगा। कल केस स्टडीज जो है वो देखना है, और ये 6 सिग्मा देख लेंगे, थोड़ा आराम से बता दूंगा। और क्या, कल लास्ट रहेगा, कल ये पैकअप कर देंगे।